जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पता है कि ये निज़ाम इंहज़ाम होता है। निज़ाम इंहज़ाम में आप जो चीज़ भी खाते हैं या पीते हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको डाइजेस्ट कर देता है, इसको इस काबिल बना देता है कि ये आपके ब्लड के अंदर जज़ब हो जाए और आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो हम लोग अभी एनाटमी स्टडी कर रहे हैं। तो एनाटमी में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एनाटमी में जस्ट हम लोग उसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो फर्दर फंक्शंस हैं वो हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर थोड़ा बहुत मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग आज पढ़ रहे हैं। पहले हमने यूरिनरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो ये तमाम सिस्टम जो है ना फिजियोलॉजी के अंदर भी आएंगे, यही चीज़ें होंगी और इनके जस्ट फंक्शंस होंगे। तो आप लोग ये समझें कि हम यहाँ पर जो है ना जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको जो है ना मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने पहले सिस्टम पढ़े हैं, यूरिनरी सिस्टम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हैं, तो उसमें भी हम लोगों ने ऐसे ही कहा था कि फॉलोइंग आर दी आर्गन्स ऑफ दी फलां सिस्टम। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं तो आप इसमें लिख लेंगे फॉलोइंग आर दी आर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये कुछ आर्गन्स हैं, आर्गन्स के नेम आपको जो है ना अच्छी तरह से आने चाहिए। सबसे पहला जो है ओरल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स है। फेरिंग्स हम लोगों ने रेस्पिरेशन के अंदर भी स्टडी किया था, इसको हम लोगों ने थ्रोट का नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद ईसोफिगस है। ईसोफिगस जो है ना ये खुराक की नाली होती है। जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पर ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया सांस की नाली होती है और ये जो एसोफिगस है ये खुराक की नाली होती है। ठीक है, आप जस्ट इतना माइंड में रखें कि ये जो एसोफिगस है ये खुराक की नाली है। उसके बाद स्टमक है, मैदा इसको कहते हैं। नीचे हम इसके डायग्राम भी देखेंगे, थोड़ा बहुत स्टडी भी करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, यहाँ पर आके आपकी जो फूड होती है या जो आप मतलब लिक्विड शेप में जो भी खुराक आप लोग जूस ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आकर ना यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है ब्लड के अंदर। उसके बाद रेक्टम है। रेक्टम ऐसी जगह होती है जहाँ पर बड़ा पेशाब जो है आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम अपने जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। उसके बाद लीवर आप लोगों ने सुना होगा, लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज। ये एनाटमी के अंदर इसकी हम डिटेल या मतलब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भी हम मतलब सिलेबस में नहीं है, तो इसको जस्ट हम थोड़ा सा टच देंगे कि लीवर क्या होता है, गाल ब्लैडर क्या होता है, पैंक्रियाज क्या होता है। अच्छा आमिर, लीवर क्या होता है? आपने लीवर जिगर को कहते हैं। जिगर खून पैदा करता है। नहीं, ये गलत है। जिगर क्या होता है? आप सिंपल बताएं कि जिगर क्या होता है। कलेजे का नाम सुना हुआ है? हाँ जी, कलेजे को जो है ना लीवर का नाम देते हैं। और लीवर का काम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये ब्लड पैदा करे। ये आप अपना कंसेप्ट आज क्लियर कर लें। ये जो मतलब लोग कहते हैं ना कि आपका जिगर काम नहीं कर रहा। जिगर तो ठीक है, चले मान लिया काम नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं कि खून नहीं बना रहा। भाई जिगर का काम ही है खून बनाना। जिगर के और बहुत सारे काम हैं, कोई थोड़े से हम एनाटमी के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी फिर हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। क्यों नहीं पैदा करता? जी। उसके बाद हम लोग ओरल कैविटी देखते हैं। ओरल कैविटी इसको आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। दी ओरल कैविटी कंसिस्ट ऑफ लिप्स, इसके अंदर आपके होंठ शामिल हैं, चीक्स गाल को कहते हैं, गम्स मसोड़ों को कहते हैं, और ज़बान है, और पैलेट है, पैलेट तालू को कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी ओरल कैविटी के अंदर आ जाती हैं। ओरल कैविटी आपने इसका लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और दीज कंटेन लिप्स हैं, इसके अंदर चीक्स हैं, गम्स हैं, टंग है, पैलेट है, ये इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आप लोग अगर गौर करें तो ओरल कैविटी को जो है ना हम माउथ का नाम भी देते हैं। ओरल कैविटी को
हम लोग माउथ का नाम भी देते हैं, ठीक है। जो मुंह के जरिए नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, आपको पता है कि आपके मुंह के अंदर जो है ना सलाइवा खारिज होता रहता है। सलाइवा क्या होता है? थूक को कहते हैं, थूक को कहते हैं। तो आपके मतलब जो माउथ के अंदर सलाइवा होता है, इसका काम क्या होता है? मतलब एक तो मतलब कि उसको जो आप खुराक इनटेक कर रहे हैं, ये उसको लुब्रिकेट कर रहा है और ब्रिक पीस रहा जी, होता है। तो ये उसके अंदर मतलब कि जो डाइजेशन है उसके अंदर उसका इसका अमल अहम जारी किरदार होता है। मतलब जैसे आप लोग कोई एक सक्रोज वगैरह ले रहे हैं या चीनी आप ले रहे हैं, तो डायरेक्ट जो है ना ये आपके मतलब माउथ के ज़रिए से ही आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके ना कुछ ग्लैंड्स हैं। कौन से ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा रिलीज़ करते हैं? कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना 3 ग्लैंड्स हैं। एक पैरोटिड ग्लैंड है, सेकंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और तीसरा जो है सब लिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है जी। 3 ग्लैंड्स हैं माउथ के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या काम करते हैं? वो सलाइवा सेक्रीट करते हैं हमारे माउथ के अंदर। ये ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? पहला जो है पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड है। अच्छा जी, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये कहाँ पे होता है? ऊपर मैंने लिख दिया लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये जो आपके कान होते हैं ना, बिल्कुल इनके सामने जो है ना ये ग्लैंड्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? ये सलाइवा को सेक्रीट करते हैं। उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो आपका जो जबड़ा होता है उसके बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं, उसको हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड का नाम देते हैं। और तीसरा सब लिंगुअल ग्लैंड है। सब लिंगुअल का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जो आपकी ज़बान के नीचे होते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो ज़बान के नीचे होते हैं, उनको हम सब लिंगुअल ग्लैंड का नाम देते हैं। तो अच्छा, ये जो आपको इनके नेम आने चाहिए लाजमी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। और आपको पता हो कि इनका फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन ये है कि ये सलाइवा रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मतलब ये पता चल जाए कि पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे होता है, बहुत अच्छी बात है। ये ऊपर मैंने एक डायग्राम भी ऐड की हुई है। ये देखें, ये पैरोटिड ग्लैंड है जहाँ पर आपका कान होता है। कान के बिल्कुल सामने ही ये पैरोटिड ग्लैंड पड़ा हुआ है। ये एक ट्यूब यहाँ से निकल रही है, आपके माउथ के अंदर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ज़बान होती है, ये ज़बान के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड होता है। ये माइक आप लोग अपना बंद कर लें, जो मतलब स्टूडेंट्स माइक ऑन किया हुआ है ना, ये कैमरा भी आप लोग ऑफ कर लें जी। अच्छा, सब लिंगुअल ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो आपकी ज़बान के नीचे होते हैं। इनको हम लोग सब लिंगुअल ग्लैंड का नाम देते हैं। और ये देखें कि यहाँ पर एक छोटी सी डक्ट बनी हुई है, मतलब यहाँ से जो सेक्रीशन होती है, सलाइवा होता है, इस सलाइवरी ग्लैंड डक्ट के ज़रिए से आपके माउथ के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। ये मैंने आपको बताया है कि जो जबड़े के नीचे होता है और यहाँ भी मतलब कि इसके ज़रिए से भी जो मतलब सलाइवा सेक्रीट हो रहा है वो आपके माउथ के अंदर आ रहा है। तो ये आपको इन 3 ग्लैंड्स के नाम लाजमी आने चाहिए। और ये भी पता हो, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर या MCQ के अंदर आ सकता है कि नेम द सेक्रीशंस या नेम द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन ओरल कैविटी और माउथ, और इनके फंक्शन बताएं, इनकी लोकेशन बताएं। ये पेपर के अंदर आ सकता है। उसके बाद फेरिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी इसको स्टडी किया हुआ, इसको हम जस्ट रिवाइज करते हैं। फेरिंग्स आपको पता है कि इसको हम लोग थ्रोट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्रोट होता है, हमारा जो गला है, देखें कि इसको मतलब कि 3 जो है ना इसके पार्ट्स, 3 मतलब हिस्सों में 3 चीज़ें इसके साथ टच कर रही हैं। मतलब ये देखें कि ये फेरिंग्स है ना, ये नेज़ोफेरिंग्स है। नाक से भी तो रास्ता है ना हमारे गले तक पहुंचने का। सांस हमारा कहाँ से जा रहा है? नाक के ज़रिए से ही जा रहा है जब हम सो रहे होते हैं। तो ऐसी फेरिंग्स जो हमारे नोज़ के साथ अटैच होती है, इसको हम लोग नेज़ोफेरिंग्स का नाम देते हैं। और ऐसी फेरिंग्स जो हमारे ओरल कैविटी के साथ अटैच होती है, उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद
जो फेरिंग्स के बाद वाला जो पोर्शन होता है वो लेरिंग्स का होता है। फेरिंग्स के बाद कौन सा होता है पोर्शन, वो लेरिंग्स का होता है। तो ऐसी फेरिंग्स जो, या फेरिंग्स का ऐसा पोर्शन जो लेरिंग्स के साथ थोड़ा बहुत अटैच है, उसको हम लोग लेरेंजियल फेरिंग्स का नाम देते हैं। नाम से भी शो हो रहा है ऐसी फेरिंग्स जो लेरेंजियल के साथ थोड़ी बहुत अटैच है। तो ये आप लोग तीन नेम भी आप लोगों को आने चाहिए कि फेरिंग्स इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नेजोफेरिंग्स है, जो मतलब आपके नोज़ के साथ कनेक्टेड है। ओरोफेरिंग्स जो आपके ओरल कैविटी या माउथ के साथ अटैच है। उसके बाद लेरेंजियल फेरिंग्स जो लेरिंग्स के साथ मतलब अटैच है। ठीक है। फेरिंग्स इट इज़ ए 5 to 6 इंचज़ इन लेंथ। इसकी जो लंबाई होती है 5 से 6 इंच होती है। ठीक है। इट्स कैविटी कंटिन्यूअस विद द कैविटी ऑफ द नोज, माउथ एंड लेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो नोज के साथ अटैच है उसको हम नेजोफेरिंग्स का नाम देते हैं। जो फेरिंग्स माउथ के साथ अटैच है उसको हम लोग ओरोफेरिंग्स का नाम देते हैं। जो लेरिंग्स के साथ अटैच है उसको हम लेरेंजियल फेरिंग्स का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन है, जो ऑर्गन आता है, वो ईसोफिगस का है। ईसोफिगस ये खुराक की नाली होती है और इसकी जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब इसकी जो मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर होती है। और वो ये कह रहा है कि ये कहाँ पे मौजूद होती है ईसोफिगस। इट लाइज इन मीडियन प्लेट इन थोरैक्स। ये मीडियल लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी, मतलब एक ऐसी लाइन जो हमारे बॉडी को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम कर दे। तो वहाँ पर कहते हैं कि ये मौजूद होती है इन दी थोरैक्स, छाती के अंदर। इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बिल्कुल सामने होती है। बिहाइंड दी ट्रेकिया, मतलब आप यूँ समझिए जो आपकी स्टर्नम होती है ना, उसके पीछे आपकी ट्रेकिया पड़ी होती है, सांस की नाली। सांस की नाली के बिल्कुल साथ जो है ईसोफिगस होती है, खुराक की नाली। और खुराक की नाली के बिल्कुल पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम की पड़ता है। ठीक है। इकराम साहब आ गए, थैंक यू इकराम साहब, आपने लेक्चर हमारा ज्वाइन किया। ठीक है जी। ईसोफिगस कहाँ पे होती है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके साथ क्या पड़ा होता है, ईसोफिगस होती है। ईसोफिगस के बिल्कुल आगे क्या होता है, ट्रेकिया होता है। ठीक है। इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इट लाइज, ये आपको पता हो कि ये कहाँ पे मौजूद होती है। पेपर में भले आए ना आए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि इसकी जो है ना प्रेजेंस कहाँ पे होती है। उसके बाद स्टमक है। अच्छा, ये बता रहा है और स्टार्ट फ्रॉम द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स के बाद क्या पार्ट है, ईसोफिगस है। वो कह रहा है कि फेरिंग्स से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, स्टमक पे हो रही है। मतलब ये हुआ कि ईसोफिगस के बाद कौन सा पार्ट है, वो आपका स्टमक है। स्टमक और फेरिंग्स के दरमियान जो पार्ट आपका ऑर्गन आ रहा है उसको हम लोग ईसोफिगस का नाम देते हैं। उसके बाद स्टमक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टमक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैदे को हम लोग स्टमक का नाम देते हैं। और ये जो होता है एक मस्क्यूलर बैग होता है। मस्क्यूलर का मतलब एक गोश्त का बना हुआ। और स्टमक जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है। और देखिए ना, फॉर एग्जांपल किसी के एक स्टमक की जो लेंथ उससे नीचे बताई हुई है 10 इंचज़ है, उसकी लेंथ 10 इंचज़ है। और मतलब एक बंदा 5 रोटियां खा सकता है, 10 भी तो खा सकता है। मतलब ये है कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, अवेलेबल है। वो मतलब 2 रोटियां भी खा सकता है, 5 भी खा सकता है, 6 भी खा सकता है। ठीक है। और जहाँ से ईसोफिगस ख़त्म हो रही है, ये देखें यहाँ पर आपको जो है ना एक पार्ट नज़र आ रहा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ पे जो है ना आपकी ईसोफिगस ख़त्म हो रही है आमिर। और ये वाला जो एक पोर्शन है ना, ये वाला, यहाँ पर आप यूँ समझिए कि एक स्फिंक्टर मौजूद होता है। स्फिंक्टर आप उसका आप यूँ समझिए कि जैसे एक वाल्व होता है ना, जैसे हम लोगों ने हार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। हार्ट वो क्या काम करते हैं कि मतलब यूनि डायरेक्शनल उनकी जो है मूवमेंट होती है, ऐसे ही था ना। तो इसमें ये होता है कि जो खुराक आप लोग इनटेक करते हैं
वो इस स्फिंक्टर के ज़रिए से आपके स्टमक के अंदर आ रही हाँ, है, ठीक है। और आपका जो स्टमक है इसके अंदर HCl भी रिलीज़ हो रहा होता है, पेप्सिन भी आ रहा होता है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि मैदा या स्टमक रिलीज़ करता है ताकि खुराक को हज़म किया जा सके या हज़म करने के अमल को स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आपकी जो ये खुराक होती है जिसके अंदर तेज़ाब भी शामिल है, बाकी एंजाइम भी शामिल हैं, यहाँ से जब ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आपको किस तरह की सेंसेशन फील होती है? बहुत आप कहते हैं कि यार मुझे खट्टे डिकार आ रहे हैं, तो दरअसल क्या होता है, यहाँ से आपके स्टमक से चीज़ें ऊपर आती हैं या फॉर एग्जांपल आपको वोमिटिंग होती है, तो आप लोग देखते हैं कि आपका मुंह जो है कड़वा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है स्टमक के अंदर HCl भी रिलीज़ हो रहा होता है, बाकी एंजाइम भी रिलीज़ हो रहे होते हैं ताकि खुराक के अमल को डाइजेस्ट करने को स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। एक स्फिंक्टर यहाँ पे होता है जहाँ पे स्टमक स्टार्ट हो रहा होता है, और दूसरा जो है एंड पर होता है, ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम इसको देते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि यहाँ से खुराक जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मूव करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है जी। Stomach is like a muscular bag that connects above the lower end of the esophagus. Esophagus का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से स्टार्ट हो रही है, एंड बिलो द ड्यूडिनम, और ड्यूडिनम जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, पहला ऑर्गन होता है, ठीक है। और ये देखें ये स्टमक आपका यहाँ पे ये ड्यूडिनम लिखा हुआ है, ये येलो डार्क येलो कलर से जो है ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्टमक के बारे में लिखा हुआ है इट इज़ जे शेप ऑर्गन, इट इज़ 10 इंचेस इन लेंथ, इस ये जो है ना 10 इंचेस का होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग देखते हैं, ये देखें ये स्टमक पड़ा हुआ है आपका, और यहाँ पर जो स्टमक ख़त्म हो रहा है ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम का। तो आप लोग पहले आप ये लिख सकते हैं कि फॉलोइंग आर 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है ना 3 ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला कौन सा ड्यूडिनम है, दूसरा जेजूनम है, तीसरा इलियम है। ये 3 नाम आपको लाजमी आने चाहिए, ठीक है। और ये जो आगे साइज लिखा हुआ है ये आप भले याद ना करें, बट आपको पता हो पहला पार्ट ड्यूडिनम का है, दूसरा जेजूनम का है, और तीसरा जो है इलियम का है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टमक। अब देखें स्टमक के बाद कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का है। तो इसमें जो है ना आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि स्टमक है जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर ईसोफेगस एंड हो रही है, और स्टमक कहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है, ड्यूडिनम है, ठीक है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन। ये इलियोसिकल जंक्शन जी मैं आपको बताता हूँ। देखें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका सबसे आखिरी पार्ट कौन सा है, आमिर, इलियम है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका जो पहला पोर्शन है वो सीकम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है ना वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पोर्शन आमिर कौन सा है, सीकम, इलियम, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है वो कौन सा है, सीकम। तो इसलिए वो कह रहा है फ्रॉम स्टमक टू द इलियोसिकल जंक्शन, मतलब एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे ख़त्म हो रही है वो हमारा इलियम पार्ट है, और दूसरा इसका हिस्सा कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला वो है सीकम। तो इसलिए इसको इलियोसिकल जंक्शन का नाम दिया है, ठीक है। यानी कि सीकम से निकला है इलियोसिकल, जी सीकम से निकला है ना। इलियोसिकल जैसे हमने पढ़ा था एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के दरमियान जो वाल्व होता है, इसी तरह से इलियोसिकल जी हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे ना उसके 3 नाम, वहाँ से आपको मजीद याद भी हो जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.9 मीटर इन मेल एंड 7.1 मीटर इन फीमेल। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स हैं। ये आपको आने चाहिए, ड्यूडिनम है, जेजूनम है, और तीसरा कौन सा है, इलियम। उसके बाद इसको जो है कुछ लोग विलाई भी पढ़ते हैं और कुछ विल्ली भी पढ़ते हैं, बट इसको हम विलाई के नाम से ही पढ़ेंगे।
तो वो कहते हैं कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर खुराक जा रही है ना, डाइजेस्ट होके कुछ ना कुछ डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब इस काबिल होती है कि आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो सके। विलाई क्या होते हैं, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या उंगली की तरह के उभार होते हैं, जिसको हम लोग इंटेस्टिनल विलाई का नाम देते हैं। समझ आ गई? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या चीज़ होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको हम लोग इंटेस्टिनल विलाई का नाम देते हैं। इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, जहाँ से जो खुराक जज़ब मतलब होने के काबिल होती है हमारे ब्लड के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन आप लोग देखें, इसका जो पहला पार्ट है ये सीकम है, उसके बाद जो है ये वाला कोलन है, और उसके बाद जो है पार्ट आपका है जी रेक्टम, ये है रेक्टम। इसके तीन जो है ना आपको मेन पार्ट्स आने चाहिए लार्ज इंटेस्टाइन के। पहला पार्ट आमिर कौन सा है, सीकम है, ठीक है। उसके बाद कोलन है, तीसरा कौन सा है, रेक्टम। अब उसने ये किया है कि जो कोलन है ना, ये यहाँ से मतलब ये वाला ये जो पोर्शन है ना, इसको हम लोग सीकम का नाम देते हैं, और ये जो कोलन है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखें, और ये इस तरह से मूव करके ना, और ये इधर जा रहा है, और फिर ये नीचे आ रहा है, और यहाँ पे आके जो है ना ये एंड हो रहा है, ये जहाँ तक, ठीक है। और कोलन मतलब उसने मतलब इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पहला जो है ना असेंडिंग कोलन है, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ मूव करना, ठीक है, नीचे से ऊपर की तो तरफ। ये देखें ना, ये सीकम आपका पहला पार्ट है, और यहाँ से ये जो इंटेस्टाइन है ऊपर की तरफ जा रही है, इसको इसलिए असेंडिंग कोलन का नाम दिया है। और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको उसने ट्रांसवर्स कोलन का नाम दिया है, और ये इधर से बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है, तो इसको डिसेंडिंग का नाम दिया। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ मूव करना, डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ मूव करना। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम होता है। रेक्टम में जो मतलब हमारा वेस्ट होता है वहाँ पर आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये एनस है, एक्सटर्नल ओपनिंग, इसके ज़रिए से हमारे जो बॉडी के वेस्ट होते हैं यहाँ से खारिज हो जाते हैं, ठीक है जी। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम द एंड ऑफ द इलियम। देखें, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, एनस पे, ठीक है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, और लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। सीकम, मेन इसके जो पार्ट्स हैं, एक सीकम है, दूसरा कोलन है, और तीसरा रेक्टम है। अब कोलन को उसने एक असेंडिंग कोलन का नाम दे दिया है, ट्रांसवर्स का नाम दिया, डिसेंडिंग का नाम दिया, तो ये तीन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका एंड हो गया है। उसके बाद ये एक डायग्राम दी हुई है, आप लोग इसको अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड को यहाँ से उसने शो किया हुआ है। कहते हैं कि सलाइवा जो है ना मॉइस्टन मतलब नरम करता है, उसके अंदर पानी ऐड करता है, थूक ऐड करता है, एंड लुब्रिकेट फूड, खुराक को लुब्रिकेट करता है। और इसके अलावा सलाइवा के अंदर अमाइलेज भी होता है। अमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है, वो क्या काम करता है, पॉलीसेकेराइड्स को डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कर देता है। ये आप लोग कर लें तो अच्छी बात है, ना करें तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद फेरिंक्स है, ये स्वेलो मतलब खुराक को निगलने का काम करती है, गला जिसको हम थ्रोट का नाम देते हैं। उसके बाद ये देखिए ईसोफिगस है, ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला जो है ये कौन सा वाला हिस्सा है आप बताओ, ये ट्रेकिया है, तो उसने मुंह यहाँ से हटा दिया। एसोफिगस ट्रांसपोर्ट फूड, इसको आप लोग खुराक की नाली का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद ये स्टमक है, तो उसने लिखा है कि स्टमक स्टोर एंड चर्न फूड, खुराक को स्टोर करता है और उसको जो है ना मतलब मिक्स करता है। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन को तोड़ फोड़ करता है। एक्सीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट एंजाइम ब्रेकअप फूड और किल जर्म, खुराक के अंदर जो मतलब कि छोटे बहुत जरासीम होते हैं उनको भी मारने के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये लीवर आमिर साहब है, आप जो कह रहे हैं कि मतलब ये खून बनाता है, तो जब बच्चा छोटा सा होता है ना उसके अंदर थोड़ी बहुत रिसर्च है कि 2 से 3 महीने कुछ इसका किरदार होता है ब्लड बनाने का, बट जब एडल्टहुड में आप आ जाते हैं तो खून बनाना इससे काम नहीं होता।
ये कह रहा है कि ऐसे जी होता है। ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, स्टोर विटामिन एंड आयरन, डिस्ट्रॉयज ओल्ड ब्लड सेल, जो आपके पुराने ब्लड सेल सेल्स होते हैं होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, तबाह कर देता डिस्ट्रॉय पॉइजनस और बाइल एसिड इन डाइजेशन। और इसका एक मेन होता है कि जो आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा जहरीले मादे होते हैं वो कम खत्म कर जहरीलों के देता अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बता दिया है। पेंक्रियाज जो है ना, इंसुलिन यहाँ से रिलीज़ होती है, तो इंसुलिन का आपको पता है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करती है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको एक मज़े की बात बताऊं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो काम होता है ना, इट रीअब्जॉर्ब सम वाटर एंड आयंस और इट फॉर्म एंड स्टोर फीसेज बड़े पेशाब को कहते हैं, पखाना को कहते हैं। अच्छा, जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है वो पानी और नमकियात को जज़ब करना होता है। जब किसी को हैज़ा होता है या जब किसी को मतलब लूज़ मोशन होते हैं वाटर की तरह, उसमें पता है क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाती है। तो वहाँ पर जब इन्फेक्शन होती है तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन काम इसका क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को जज़ब कर रही है। तो जब लार्ज इंटेस्टाइन आपकी काम नहीं कर रही तो क्या होगा, आपका जो मतलब बड़ा पेशाब है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा और नमकियात आपके बॉडी से रिलीज़ होगी। और ये जो नमकियात होते हैं ना, इसकी हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर ये नमकियात हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाएं तो इंसान जो है ना मतलब यूँ समझे कि ज़िंदगी ख़त्म होने के उसकी करीब हो सकती है। तो इसके लिए फिर जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको जो है ना वो मतलब या तो सिलाइन रिकमेंड करता है, हाँ सिलाइन ही रिकमेंड करता है, या फिर रिंगर लैक्टेट वो जब ज़्यादा मोशन लगे हो तो फिर हाँ, ज़्यादा मतलब उसके अंदर एक तो पानी होता है और दूसरा नमकियात के तो ये जब आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, ब्लड के अंदर शामिल होते हैं, तो नमकियात के पानी की कमी पूरी होती है और बीपी भी कंट्रोल हो जाता है। हाँ जी, बीपी भी कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि वाटर और आयंस को जो है ये एब्जॉर्ब करती है, रीअब्जॉर्ब करती है। तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन होती है तो क्या होता है, तो आपका जो है मतलब लूज़ मोशन या फिर हैज़ा भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना मुश्किलात का शिकार कर सकती हैं। उसके बाद रेक्टम लिखा हुआ है, स्टोर एंड एक्सपेल फीसेस, यहाँ पर जो है फीसेस स्टोर होते हैं। एनस ये एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो यहाँ से जो है मतलब जब हमें ज़रूरत होती है तो मतलब हम लोग इसको हमारे जिस्म से खारिज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है लास्ट लेक्चर था एनाटमी का। एनाटमी हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।